नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन के करने की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बदलते मौसम को लेकर। तो बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम का अचानक से मिजाज बदला सा है। पटना, छपरा, गोपालगंज में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तापमान में गिरावट देखने को मिली। लोगों को गर्मी से निजात मिली है। तो एक बार फिर से बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। पटना, छपरा, गोपालगंज में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से निजात मिली है। तो ये बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। लगातार पटना में जोरदार तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखी जा रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना, छपरा, बक्सर, बिहार के इन तमाम जिलों में बारिश हो रही है। तो बताते चले कि तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही, वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को फिलहाल गर्मी से निजात मिली है। तो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही। बिहार के कई जिलों की अगर बात की जाए, पटना की, छपरा, गोपालगंज, बक्सर में भी मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। तेज हवाओं के साथ मौसम सुहाना हो गया है और आसमान में काले बादल छाए हैं। बारिश भी लगातार तेज हो रही है, देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजधानी पटना में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हैं। तो एक बार फिर से बिहार में मौसम का मिजाज बदला सा है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही, तेज हवाएं चल रही है, कई जगह आंधी भी चल रही है। तो ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मौसम का मिजाज बदला सा है। तो ये तस्वीरें पटना की दिखा रहे हैं किस तरह से बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। पटना, छपरा, गोपालगंज, बक्सर में भी तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। तो बता चले कि सासाराम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हालांकि छपरा में भी, बक्सर में भी, गोपालगंज में, और ये पटना की तस्वीरें जहां पे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। तो एक बार फिर से बिहार में मौसम का मिजाज बदला सा है। पटना, छपरा, गोपालगंज, बक्सर, सासाराम, बिहार के इन तमाम जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं देखी जा रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला सा है। अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे संवाददाता जाकिर जुड़ चुके हैं फोन पे। जाकिर, एक बार फिर से बिहार में मौसम का मिजाज बदला सा है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। फिलहाल क्या वहां का नजारा देखने को मिल रहा? देखिए, जो तेज बारिश आई है, उस बारिश के पहले तो तेज आंधी आई और वो धूल भरी आंधी के बाद बारिश शुरू हुई। जो बारिश अभी तक लगातार जारी है। हालांकि अभी हवा और बारिश की रफ्तार दोनों में कमी आई है, लेकिन इसकी वजह से एक माहौल जो है, मौसम जो है, उसके तापमान में कुछ गिरावट आई है। थोड़ी ठंडी बढ़ी है, लेकिन इसका लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन इस आंधी के बाद हुई बारिश ने कई तरह के परेशानियों का शुभारंभ भी किया है। कई सारी परेशानी शुरू हो गई है। जैसे कई लोगों के छत उड़ गए हैं तेज हवाओं के चलते। कितने लोगों को परेशानी हुई है जिनके आम के पेड़ हैं गाँव में, जिन्होंने आम की पेड़ों पर टकटकी लगाई थी कि इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन इस तेज आंधी ने उन आम के टिकोलों को भी गिराने का काम किया है। तो कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल इस मौसम में देखा जा रहा है। हालांकि अभी भी काले बादल छाए हुए हैं और लगातार हल्की बारिश अभी भी हो रही है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से निजात मिली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जाकिर। तो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही। फिलहाल बिहार में मौसम का मिजाज बदला सा है। पटना, छपरा, गोपालगंज, बक्सर, सासाराम, इन तमाम जिलों में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई है। मौसम का मिजाज बदला सा देखने को मिल रहा। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर को। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर लिया गया। सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का एक्सटेंशन नहीं देने का फैसला किया है। पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया, जिसके तहत पंचायत प्रतिनिधियों के स्थान पर
अगला चुनाव होने तक पंचायत के कामकाज से संचालन के लिए राज्य स्तरीय परामर्श समिति के गठन का फैसला लिया है। बैठक में 18 प्रस्ताव मंजूर किए गए। मंत्रिमंडल ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, बेहतर पालन पोषण के लिए बाल सहायता योजना को भी मंजूरी दी है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया और 15 जून को जो समय पूरा हो रहा है, पंचायती राज के चुनाव क्यों नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश कोरोना के महामारी के देखते हुए, तो हम परामर्शी समिति का गठन करेंगे जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल के पास अभी जाएगा और वहाँ से जैसे ही सम्मति प्राप्त होगा तो हम लोग इसमें एक रूल्स बनाकर, संकल्प बनाकर दिशा निर्देश जारी करेंगे कि किनको इसमें व्यवस्थित किया जाएगा और समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, समिति के सदस्य कौन होंगे, यह सभी लेवल पर होगा। पंचायत के लेवल पर होगा, ग्राम कचहरी के लेवल पर होगा, पंचायत समिति के लेवल पर होगा और जिला परिषद के अध्यक्ष के और उसकी जो समिति है उसके आधार। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीकाकरण की शुरुआत फिर से 2 से 3 दिन में होगी। देश में 2 ही कंपनियां टीका का निर्माण कर रही, जिस कारण से टीका मिलने में समय लग रहा। 2-3 दिनों में टीका बिहार में आ जाएगा। 2-3 दिनों के बाद टीका कार्य फिर से शुरुआत कर दिया जाएगा। बता दें कि टीका की कमी के कारण पटना जिले में टीका कार्य अभी रुका हुआ है। और आप सब लोग को मालूम है कि देश में 2 कंपनी है जो उसका निर्माण करती है और हम लोगों ने एडवांस पेमेंट भेजा हुआ है, तो जैसे ही आपूर्ति होगी हमारी सारी व्यवस्था खड़ी है। सिवान में जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि एम्बुलेंस खरीदारी में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया हमने जांच कर लिया, लेकिन फिर भी 3 सदस्य अधिकारियों की टीम का गठन कर दिया गया, जो 3 से 4 सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने यह भी कहा कि कोरोना काल को देखते हुए इस एम्बुलेंस की खरीदारी की गई है। इस एम्बुलेंस में सभी वही कमेंट है जो एक आईसीयू में होते हैं। उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको परचेज करने में, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखा कि इसमें टेंडर हुआ है और एडवर्टाइज करके प्रॉपर वे में, और 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो L1 है उसको चूज़ किया गया और उसी को वर्क ऑर्डर मिला था। इसमें जो रिक्वायरमेंट हम लोगों के द्वारा पोस्ट की गई थी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो कोविड-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ क्रय करने की रिक्वायरमेंट थी, जो कि उस समय जम पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडिया में बात आ रही है कि 7 लाख का या 8 लाख का होना चाहिए, 21 लाख का तो रेट उसी की। गोपालगंज में कोरोना काल में लॉकडाउन का मजाक उड़ाने का एक और वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो कुचायकोट से उचका गांव का है, जहां पर पंचायती चुनाव से पहले खुद का प्रचार करने और भीड़ लगाने के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस ऑर्केस्ट्रा के आयोजन के दौरान बार बालाओं से जमकर अश्लील डांस कराए गए और डांस के दौरान पिस्टल लहराने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कि युवक पिस्टल लहराते हुए फायरिंग भी कर रहा। पूरा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के उचका गांव का। बताया जा रहा है कि जिला परिषद चुनाव का संभावित प्रत्याशी मनीष कुमार सिंह के द्वारा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान उसके द्वारा पिस्तौल लहराते हुए फायरिंग भी की गई। यह वीडियो ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में शामिल किसी युवक ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो शेयर करते ही इसे जमकर वायरल भी किया जा रहा है। ये वायरल हुई है, उसका जांच किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष कुचायकोट को निर्देश दिया गया है, जांच के बाद सर एफआईआर हुआ। हाँ, निर्देशित किया गया। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2021 में गेहूं खरीदी का लक्ष्य 7 लाख मीट्रिक टन को निर्धारित किया गया। पिछले साल की अपेक्षा में यह 2 लाख मीट्रिक टन अधिक है, मगर नालंदा जिला, इस्लामपुर और एकंगरसराय प्रखंड में गेहूं खरीद की गति बहुत धीमी है। किसानों की गेहूं खरीद में कमी का कारण
पैक्स अध्यक्षों द्वारा किसानों से गेहूं ना खरीदना है। पैक्स अध्यक्षों का द्वारा किसानों को यह बताया जा रहा कि पहले से गोदाम में धान भरा हुआ है, जगह नहीं होने के कारण पैक्स गेहूं नहीं खरीद रहे। पैक्स अध्यक्ष का कहना है कि राइस मिल तक अभी तक धान को सरकार ने नहीं पहुंचाया है। इसी समस्या को लेकर राजद विधायक राकेश रोशन के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया है। जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए, इसी की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने ये आज चिट्ठी लिखा है। लेकिन हो क्या रहा है, किसान जब पैक्स में जा रहे हैं गेहूं बेचने के लिए, तो वहां पे जो पैक्स के अध्यक्ष हैं उन लोग कह रहे हैं कि हमारा गोदाम जो है पहले से धान से भरा हुआ है, इसलिए जब तक ये धान राइस मिल तक नहीं जाएगा तब तक हम आपका गेहूं नहीं ले सकते। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को 2 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री के द्वारा भी गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत गोपालगंज में माचा प्रखंड के स्टेट फूड कॉरपोरेशन के कोयनी गोदाम से इस कदर घटिया चावल का सप्लाई किया गया जिसे कोई भी व्यक्ति लेने को तैयार नहीं। वह इस घटिया अनाज को लेकर सदर अनुमंडल के दर्जनों डीलर पशुपेश में है कि आखिर इस अनाज को करे तो क्या करे। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने सिद्धवलिया प्रखंड के मोहम्मदपुर में पहुंचकर एक डीलर के यहाँ रखे गोदाम में अनाज की जांच की। मंजीत सिंह ने खराब चावल दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री के द्वारा कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत कोयनी स्थित खाद्यान्न गोदाम से डीलरों को घटिया अनाज सप्लाई किया गया था। सप्लाई किया गया चावल इस कदर सड़ा गला और गंदा है जिससे इंसान तो क्या कोई जानवर भी खाने के लिए तैयार नहीं है। जा रहे हैं और ग्रामीणों की सूचना पर हम मोहम्मदपुर पहुंचे उस गोदाम में जहां पर सड़ा हुआ गुणवत्ताहीन चावल रखे हुए हैं। हमने सारी बातों की जानकारी ली कि यह सड़ा हुआ चावल कैसे लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मुझको सूचना दी गई कि कोयनी राज्य खाद्य निगम के द्वारा इसी तरह के सारे डीलरों को गंदे चावल, सड़े हुए चावल, गुणवत्ताहीन चावल की आपूर्ति। देश में बढ़ते ब्लैक फंगस मामलों के बीच दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने, सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा समुचित मात्रा में उपलब्ध कराने व बदहाल स्वास्थ्य को सुचारू करने की मांग को लेकर राजद के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अख्तरुल इस्लाम शाही ने समस्तीपुर प्रखंड राजद कार्यालय जितवारपुर में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 2 घंटे का सत्याग्रह और सांस्कृतिक धरना दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर बिहार सरकार की तैयारी अधूरी है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और प्रमुख अस्पतालों में इसकी दवा समाप्त है। हालात ये है कि पटना में ब्लैक फंगस के 80 और आईजीएमएस में 98 मरीज भर्ती होने के बावजूद उन दोनों प्रमुख अस्पतालों में मरीजों को देने के लिए दवा समाप्त है। अब नए मरीजों के लिए इंजेक्शन उपलब्ध कराना भी बेहद चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। तमाम दावों के बावजूद ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज को इंजेक्शन दवा उपलब्ध कराने के सिस्टम का दम फूल गया है। कॉलेज है, चाहे दरभंगा मेडिकल डीएमसीएच हो या मुजफ्फरपुर हो या पूरे बिहार, वहां भी उपलब्ध नहीं है। कुछ जगह सरकार ने कहा था कि ब्लैक फंगस की दवाई उपलब्ध है जहां पर इलाज किया जाएगा, जैसे एम्स के बारे में, आईजीआईएमएस के बारे में और पीएमसीएच के बारे में। आज स्थिति ऐसी है कि वहां भी लोग मर रहे हैं। जो भी लोग, पूरे बिहार के लोग पटना राजधानी में जा रहे हैं इलाज कराने, वहां पर भी ब्लैक फंगस का जो वाइल होता है वह पिछले कई दिनों से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है। और जो पेशेंट हमारे एम्स जा रहे हैं, आईजीएमएस जा रहे हैं, उनका इलाज वहां पर नहीं हो पा रहा है। बेगूसराय में कोरोना काल में गांव वालों को कौन कहे, अपने भी मौत के बाद साथ छोड़े हैं। ऐसे एक मामला उस वक्त सामने आया जब सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना मरीज की मौत हो गई तो पत्नी के अलावा ना तो कोई परिजन पहुंचे और ना ही गांव वाले। जिला प्रशासन के सहयोग से पत्नी ने पति को मुखाग्नि देकर सिमरिया गंगा तट पर अंतिम संस्कार किया।
बखरी थाना क्षेत्र के शक्करवासा गांव निवासी त्रिभुवन सिंह को तबियत बिगड़ने पर 28 मई की शाम सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां 31 मई की रात उसकी मौत हो गई। हालांकि इलाज के दौरान देखभाल के लिए उसकी पत्नी सदर अस्पताल में मौजूद थी। त्रिभुवन सिंह की मौत की सूचना परिजनों और गांव वालों को दी गई, लेकिन कोई भी दाह संस्कार के लिए नहीं पहुंचा। पत्नी के अनुरोध पर सदर एसडीओ संजीव चौधरी ने बरौनी सीओ को दाह संस्कार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सिमरिया गंगा तट पर शव वाहन से शव को भेजा गया और सरकारी गाइडलाइन के तहत सारी व्यवस्था कर त्रिभुवन सिंह का अंतिम संस्कार कराया गया, जहां पत्नी ने अपने पति को मुखाग्नि दी। जानकारी मिली थी कि इनके कोई परिजन नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी उनके साथ थी और उनका जो लड़का था वो नहीं आ रहा था या परिवार के और लोग नहीं आ रहे थे। तो चूँकि आप जानते हैं कि सरकार का यह निर्देश ही है कि यदि इस प्रकार के कोई असहाय गरीब हैं या किसी प्रकार से किसी अन्य कारण से दाह संस्कार में या अंतिम संस्कार में, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है, जिला प्रशासन का यह कर्तव्य बनता है उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए और कराया जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में सिमरिया आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार। नालंदा में कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों के जेहन में भ्रांति है। अभी भी नालंदा के कई गांव में कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगा है, जिसका जीता जागता नमूना है टीका एक्सप्रेस। टीका एक्सप्रेस में जो पोस्टर लगाया गया है उससे भी लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। पोस्टर में कोविशील्ड का दूसरा डोज 12 से 16 सप्ताह यानी दिन लेने की बात लिखी है। वहीं कोवैक्सीन का दूसरा डोज 4 सप्ताह बाद लेने का टाइम किया गया है, मगर सरकार द्वारा दोनों वैक्सीन का दूसरा डोज 84 दिन बाद देने का निर्देश दिया गया है। इसी बात को लेकर सिलाव प्रखंड के पाकी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर शिविर लगाकर वैक्सीन दिया जा रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचा, जो पहला डोज 1 माह पूर्व लिया था और पोस्टर को देखकर दूसरा डोज लेने पहुंचा था। सेंटर पर जब एएनएम द्वारा 84 दिन बाद लगेगा तो हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा की सूचना पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम और सिलाव थाना की पुलिस पाकी और गांव पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। जीरो मतलब जीरो है। एक गांव को छोड़ के बाकी के जितने भी 5 गांव हैं उन सब में से कहीं पे भी कोई भी उपलब्धि नहीं अभी तक आई है। इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम लगाकर सभी को बोला हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता जाए। यदि किसी तरह का रूमर है उनके बीच में तो उसको भी हटाया जाएगा कि यदि कोई ये बोल रहा है कि वैक्सीन लगाना गलत है या इससे कुछ गलत मतलब इसका ये हो रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत है। बहुत लोगों ने लगवा लिया है। आप अगर डेटा देखिएगा पूरे इंडिया में ही, सिर्फ इंडिया में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा। वैसे तो कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर सरकार विशेष जागरूकता अभियान चला ही रही, लेकिन कोरोना पर सही वार के लिए वैक्सीनेशन बताते चले कि कोरोना वैक्सीनेशन की ही कारगर उपाय है। इसी को लेकर बिहार में कटिहार जिला प्रशासन वैक्सीनेशन को लेकर कई स्तर पर अभियान चला रही है। कटिहार जिला प्रशासन ने पूरे बिहार के मंडल कारा में वैक्सीनेशन के मामले में सबसे अधिक टीका लगवाने का नायाब रिकॉर्ड बनाए है। लगभग 4 चरणों में 1264 पुरुष कैदियों में से 1253 का वैक्सीनेशन 21 मई तक पूरा कर लिया गया है। वैक्सीनेशन के पहले डोज में कटिहार मंडल कारा ने 99.13% काम पूरा किया है और इसके साथ बिहार में अव्वल बना हुआ है। कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा कि कटिहार मंडल कारा में 1221 पुरुष कैदियों में से 1210 कैदियों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि महिला कैदियों के मामले में 43 में से 43 कैदियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। महिला और पुरुष कैदी मिला करके कटिहार मंडल कारा में थे, जिनमें से 30-35 लोग हम लोग पूर्व में कर पाए थे, तो उनका हमने 4 सेशंस क्रिएट किया। 300 के 4 सेशंस हमने क्रिएट किए और सभी कैदियों का जो 18 के ऊपर वाले जितने भी थे उनका हम लोगों ने वैक्सीनेशन 4 दिनों में संपन्न कर दिया। और जो 10-11 लोग बच गए हैं, चूँकि वो बीमार थे, उन्हें फीवर था या अन्य कोई इशू था जिसके कारण वैक्सीनेशन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे थे, उनका सिर्फ नहीं हो।
कुछ दिन पहले रामदेव बाबा ने आईएमए के खिलाफ बताते चले कि एलोपैथी को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद आईएमए के जितने डॉक्टर हैं उन्होंने रामदेव बाबा की गिरफ्तारी की मांग की थी और अभी तक रामदेव बाबा की गिरफ्तारी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वही उन्होंने आईएमए के द्वारा एक बयान जारी कर कहा गया था कि रामदेव बाबा माफी मांगे, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी की जाए। और एक बार फिर पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर रामदेव बाबा की गिरफ्तारी की मांग की। डॉक्टरों का कहना है कि रामदेव बाबा की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, इस तरह की बयान ठीक नहीं है। का दर्जा मिले प्रॉपर, ठीक है। और सेकेंड, जो बिजनेसमैन रामदेव है, जिसको तथाकथित बाबा कहिए, बाबा रामदेव मैनेजर हैं, रामदेव ओनर है पतंजलि ब्रांड के, वो हमारे शहीद हुए डॉक्टर्स के खिलाफ बयान देते हैं कि जो डॉक्टर्स खुद को नहीं बचा पाए दूसरों को क्या बचाएंगे। इस तरह से शहीदों का अपमान कर रहे हैं, वो एक तरह से देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, आज पूरे भारत में ब्लैक दिवस मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं और काला बिल्ला लगाकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना चुप्पी तोड़े और क्विक, जो ये क्विक रामदेव है, तथाकथित बाबा रामदेव बिजनेसमैन। राज्य में पूर्ण शराबबंदी और लॉकडाउन के बाद भी शराब पीने और पिलाने का दौर चल रहा। इसी दौर में एक फैक्ट्री में शराब के साथ महफिल सजी थी, तभी इसकी सूचना किसी ने भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दुबे को दे दी। उसके बाद जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां का नजारा दूसरा ही दिखा। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के सुनगट्टा स्थित एक बैटरी फैक्ट्री में जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो नजारा देखकर दंग रह गई। इस पार्टी में शराब के साथ शबाब का पूरा इंतजाम किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर हत्यारोपी प्रेम कुमार समेत 16 को धर दबोचा। तलाशी के दौरान डर्टी पार्टी से शराब की खाली और भरी बोतलें बरामद की गई। जांच में कुछ लोग शराब के नशे में टल्ली पाए गए। पुलिस कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधियों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे। वहीं ताजा मामला बताते चले कि ताजपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती कोठिया पुल के जहां बारात चले इमाम और कैमरामैन को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली के बाद सुन मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनंद फानन में इलाज के लिए समस्तीपुर के एक निजी क्लिनिक में लाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे पटना रेफर किया गया है। वहीं दूसरा निजी क्लिनिक में इलाजरत है और घायल युवक का कहना है कि पातेपुर के भगवानपुर काजू गांव का रहने वाला है। वह अपने गांव से बाहर जा रहा था। उसी दौरान कोठिया पुल के पास अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधी बेलगाम में तभी तो दिन दहाड़े लूट, हत्या जैसी घटना को अंजाम देते हैं। ताजा मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के खोखसा चौर की है, जहां भेड़ की चोरी करने आए 2 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई। भागलपुर के नवगछिया पुलिस इन दिनों अपराध पर रोक लगाने के साथ साथ अपराधियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चनखरा लतरा रोड का है, जहां अपराध की योजना बनाने के अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी के लोगों ने खगड़िया और मानसी में अनोखा प्रदर्शन किया। पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर गंडक नदी में जल समाधि और लगाकर प्रदर्शन किया और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नदी में खड़े होकर अपनी मांगों को बुलंद किया। जिंदाबाद 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 पप्पू यादव जिंदाबाद। जब तपस्या से घबराता था तो इंद्र का गद्दी हिलता था और उसकी तपस्या को भंग करने के लिए विभिन्न तरीके के कसीदे गढ़े जाते थे। वही हालात इस बिहार में हुआ है। पप्पू यादव के सेवा के से घबरा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसको फर्जी मुकदमा में जेल में डालने का काम किया है। तो आज खगड़िया से, आज गंडक नदी से
पप्पू यादव का एक सिपाही संकल्प लेता है, कान खोल करके सुने नीतीश कुमार जी, यदि मुंह बंद करके काम करोगे, पप्पू यादव जैसे सेवक को रिहा नहीं करोगे तो खगड़िया का सहित पूरे बिहार का नौजवान जल समाधि ले लेगा। मोतिहारी से खबर सामने आ रही, जहां गांव के तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। घटना के बाद जैसे गांव तक पहुंची, फिर एकाएक पूरे गांव में भगदड़ और चीख पुकार मच गई। लोग गांव से तालाब की ओर भागने लगे, लेकिन गांव वाले जब तक तालाब के नजदीक पहुंचते तब तक तीनों बच्चियां डूबकर दम तोड़ चुकी थी। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के मकदुमपुर मोहल्ले में, जहां सालाना बहने वाली झरने के तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा कि सालाना जब बारिश होता है तो यहां पानी का स्टॉक बन जाता है और इसकी गहराई काफी अधिक है और लोग इसमें नहाने भी आते हैं। वहीं पूर्व में 3 वर्ष पहले भी इस तालाब में डूबने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई थी और राजोपुरम कॉलोनी के 2 युवक की मौत इस घटना में हो गई। ब्लैक फंगस को लेकर 4 IAS अधिकारियों को बताते चले कि नई जिम्मेवारी मिली है। ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रोशन को PMCH की जिम्मेवारी मिली। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को मिली है पटना एम्स की जिम्मेवारी। उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक पंकज दीक्षित को NMCH की जिम्मेवारी मिली है। तो ब्लैक फंगस को लेकर 4 IAS अधिकारियों को जिम्मेवारी मिली है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।